नमस्कार, मैं अमित त्यागी, शुभ 24 न्यूज चैनल रफ्तार टीवी जो सैटेलाइट पर है। आज हम जयपुर की चारदीवारी है वहाँ बैठे हुए हैं और यहाँ एक नाम बहुत ही ज़्यादा जो है प्रसिद्ध है और महिलाओं में सबसे ज़्यादा अग्रणी रहा है, जो पार्षद रहे हैं, महापौर रहे हैं और एमपी कैंडिडेट भी रहे हैं, मिसेस ज्योति खंडेलवाल जी। नमस्कार मैम। आज हम जो है वो ये जानना चाह रहे हैं कि ज्योति खंडेलवाल आए कैसे पॉलिटिक्स में, आपका यहाँ पदार्पण कैसे रहा? बिल्कुल सही बात है कि मेरा कोई पॉलिटिक्स में बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट पहले नहीं रहा। एक्चुअली मैं फिजिक्स से ऑनर्स हूँ, मैथमेटिक्स से एमएससी मैंने किया है जी। तो मेरा एजुकेशन साइड थोड़ा ज़्यादा इंटरेस्ट था और मैथ्स पढ़ाना मुझे बच्चों को मुझे बहुत अच्छा लगता है, क्योंकि मेरा पैशन भी था, मुझे अच्छा लगता था। तो मैं वही पढ़ाती भी थी फिजिक्स और मैथ्स बच्चों को, 11th-12th के बच्चों को। सोशल एक्टिविटी से चूंकि मेरे हस्बैंड, मेरा परिवार जो है वो जुड़ा हुआ रहा है, ब्लड डोनेशन कैंप हम पिछले 23 सालों से करते आ रहे हैं, तो ये सब चीज़ें थी, सोशल सर्विसेज और लोगों से कनेक्शन, ये तो था। फिर जब 2004 में जो हमारा वार्ड था वो महिला सीट रिजर्व हुआ, हम ये कहेंगे राजीव गांधी जी ने 74th अमेंडमेंट के माध्यम से जो स्थानीय निकायों में महिलाओं की भूमिका को सुनिश्चित किया, तो उसकी वजह से यहाँ पर महिला सीट आई। और यहीं पर ही लोगों ने डिमांड की कि जब आप इतना एक्टिवली काम करते हो, और खासतौर से मेरे हस्बैंड शरद जी जो है वो कांग्रेस पार्टी से हमेशा से जुड़े रहे, परिवार मेरा हमेशा कांग्रेस पार्टी से जुड़ा रहा है। 1984 से जब नवल किशोर जी ने चुनाव लड़ा था, तब से ही हमारे यहाँ पर कार्यालय खुलता रहा है। और चूंकि दोनों सरकारी सेवाओं में थे तो सीधे तौर पे किसी पार्टी में जुड़े हुए नहीं थे, लेकिन एक विचारधारा के अनुसार कांग्रेस पार्टी से उनका निरंतर लगाव और जुड़ाव जो है वो रहा है। तो एक बात नींद से निकल करके आई कि क्यों नहीं पांचों चुनाव आप लड़ा देते हो या आपको लड़ना चाहिए। तो तभी बात भी आई कि नहीं ये वार्ड जो है वो मतलब उसे कहा जाता था कि ये कभी कांग्रेस का कैंडिडेट यहाँ से जीता नहीं, कभी भी नहीं जीता था। 40 साल पहले कोई कैंडिडेट जीता और उसके पहले कभी कोई जीता नहीं था। तो कि नहीं, कांग्रेस पार्टी से चुनाव लड़ने से यहाँ से शायद वो जीत जो है वो नहीं महसूस हो। लेकिन मैं कहूँगी कि एक लोगों ने थोड़ा हौसला बढ़ाया, घर परिवार ने जो है उसने बहुत साथ दिया। उन्होंने मुझे मतलब आगे मोटिवेट किया, प्रेरित किया बेसिकली कि नहीं करना चाहिए अपने को, अगर एक मौका मिल रहा है तो ऐसा कहें कि एक बस यूं सबसे निकल करके आया। और 2000 चुनाव में मुझे कांग्रेस पार्टी से जो है पार्षद का चुनाव लड़ने का मौका मिला। और जयपुर शहर का सबसे छोटा वार्ड उस समय ये हुआ करता था, 41 नंबर का वार्ड ये था और लगभग 9000 के आसपास वोट थे, 8964 वोट थे यहाँ पर। तो उसमें से करीब 5055 वोट गिरते थे और उसमें कांग्रेस का कैंडिडेट 2100-2200 वोटों से हार जाता था। लेकिन चूंकि हमारा परिवार यहाँ पर रहता है, मतलब हम जिस घर में हम रहते हैं वो उसमें हमारा परिवार 250 सालों से रह रहा है, मतलब जयपुर की बसावट के समय से। तो एक कनेक्शन लोगों के साथ, पीढ़ियों से कनेक्शन कि दादाजी के फ्रेंड थे, पापा के फ्रेंड थे। दूसरा हमारी ब्लड डोनेशन की वजह से लोगों के साथ सोशल कनेक्टिविटी, कुछ एजुकेशन की वजह से सोशल कनेक्टिविटी और एक साफ छवि, शायद ये बहुत सारे ऐसे कारण रहे कि लोगों ने बहुत स्नेह दिया और मुझे यहाँ से जो है पार्षद के रूप में पहली बार पार्षद का चुनाव लड़ा, पहली बार आपने पार्षद का। पार्षद से फिर मेयर का सफर कैसा रहा? देखिए, जब मैंने पार्षद का जब वर्किंग शुरू की, डेफिनेटली मेरे हस्बैंड का उसमें बहुत साथ रहता था, लेकिन निगम जाना, काम करना, बोर्ड मीटिंग्स में अपनी बात को रखना, तो ये सब जो है एक्टिवली करते रहे। कहीं ना कहीं इसकी एजुकेशन का फर्क रहा कि देखिए, मुझे लगता है एजुकेशन, मैं यूँ नहीं कहूँगी कि बिना एजुकेशन के कुछ नहीं हो सकता, लेकिन या बिना एजुकेशन के कोई अच्छी राजनीति नहीं कर सकता। लेकिन मैं ये जरूर कहूँगी कि जब आप
एजुकेशन जब होती है और आपकी सोचने का जो दायरा है वो विस्तृत होता है, ब्रॉड होता है, आप ज्यादा उससे चीजों को देख पाते हो और आप कैलकुलेटिव भी होते हो और कई बार कुछ चीजें आपको समझ में भी आने लगती है। जैसे मैं आगे जब आपको बताऊंगी कि मुझे मेयर में इस बात का बड़ा फायदा मिला, तो फिर वो 2009 में अगेन मैं कहूँ कि एक बड़ा फायदा था कि कांग्रेस पार्टी ने एक तो डायरेक्ट इलेक्शन फर्स्ट टाइम अनाउंस किया। उस समय कांग्रेस की गवर्नमेंट थी कि जनता से सीधे चुनाव होना चाहिए मेयर का, और फिर अगेन जो जयपुर की जो सीट थी वो महिला सीट बनी। तो डेफिनेटली जब मुझे लगा कि देखिए ये मेरी एक हमेशा से सोच रही कि जब मैं बच्चों को पढ़ाती थी तो मुझे वहाँ भी मैं 100% देती थी और बहुत सारे बच्चों का सिलेक्शन उनके कैरियर के लिए आगे हुआ। तो ऐसे जब मैंने किया तो मुझे वहां पर भी मुझे लगा कि जब आप इस फील्ड में आए हो तो आपको अपना 100% देना चाहिए। तो ठीक है, अगर मौका मिलता है तो जरूर पार्टी में अपनी बात को रखना चाहिए कि हाँ मैं भी कैंडिडेट हूँ, मैं भी मेयर का चुनाव लड़ सकती हूँ। और हमने इस दिशा में सबसे पहले पारिवारिक रूप से, फिर सामाजिक संगठनों से, हमारे सामाजिक लोगों से, क्योंकि एक अच्छा व्यवहार, क्योंकि हम सालों से जयपुर में रहते आ रहे थे, तो एक बहुत अच्छा सबसे व्यवहार और सबसे एक बातचीत और ऐसा कह सकते हैं कि कनेक्शन था, संवाद था, जिसका लाभ मिला। और जब हमने टिकट की डिमांड की तो बहुत सारे संस्थाएं, बहुत सारे लोग, जयपुर के प्रोमिनेंट लोग जो है वो साथ आए और साथ आकर के जब हमने डिमांड की कांग्रेस पार्टी से, और उस समय मुख्यमंत्री अशोक गहलोत जी थे, जब हमने डिमांड की तो कांग्रेस पार्टी ने विश्वास जताया और विश्वास जता करके मुझे मौका दिया मेयर के रूप में चुनाव लड़ने का। और ये भी एक मेरे लिए जयपुर का एक बहुत बड़ा आशीर्वाद है, बहुत बड़ा स्नेह है, गोविंद देव जी की बहुत बड़ी कृपा है कि जयपुर जैसी टफ सीट जो कि जहाँ कभी पहले कांग्रेस का मेयर नहीं बना था, वहां पर जयपुर की जनता ने अपना स्नेह और आशीर्वाद देकर के मुझे मेयर के रूप में काम करने का मौका दिया। मेयर में बहुत ही आपका कार्यकाल जो है कैसा रहा और क्या डेवलपमेंट आप कर पाए, और अगर हम नहीं चाहेंगे कि दोबारा मेयर बने, अब आप इससे ऊपर आ चुके हैं, लेकिन अगर मेयर बनने का मौका या आज के मेयर पे आप कंपैरिजन करते हैं तो क्या करने लगे? नहीं, देखिए मैं कहना चाहूंगी कि जब मुझे मेयर बनने का जो मौका मिला तो एक, क्योंकि मैंने कहा कि हम 250 सालों से यहाँ रहते हैं, जयपुर की विरासत को जाना है, हमने परिवार से जयपुर की विरासत के बारे में सुना है। जैसे मेरी दादी सास थी तो वो बहुत बताती थी कि कैसे जयपुर पहले था, कैसे अब देखो कितना बदल गया, देखो यहाँ पे कितनी प्रॉब्लम्स हो गई, पहले कितना सिक्योर था, बहुत सारी बातें थी जो वो अपने अनुभव से शेयर करती थी और वो हमने सबने सुनी। तो एक तरीके से कहें कि जयपुर जो है वो एक, क्योंकि मैं भी बचपन से यहीं पर ही, मेरी सारी एजुकेशन यहीं हुई है, तो एक जयपुर से एक लगाव था। और जब मेयर बनने का मौका मिला और तो एक दिल में इच्छा थी कि हाँ कुछ ऐसा करना चाहिए जो जयपुर की विरासत को आगे बढ़ा सके और लगे कि हम जो नगर निगम, जिसको एक करप्शन के एक बहुत बड़ी मतलब एक से माना जाता कि नगर निगम में तो करप्शन लोग जैसे यूज्ड टू हो चुके थे, तो हम कुछ चेंज कर सके सिस्टम में। यूथ होने के नाते भी एक ऐसी इच्छा रहती है। लेकिन सबसे बड़ी चुनौती ये रही कि, और ये यूँ कहूँगी जयपुर का बहुत बड़ा आशीर्वाद रहा कि 77 उस समय वार्ड होते थे, उसमें से 46 बीजेपी के पार्षद जीत करके आए और फिर भी मुझे कांग्रेस के रूप में मेयर का, तो ये तो मैं यूँ कहूँगी बहुत बड़ा आशीर्वाद ही था और ईश्वर की बहुत बड़ी कृपा ही थी। तो एक चुनौती भरा माहौल था क्योंकि बोर्ड विपक्षी पार्टी का था और मेयर के रूप में मुझे काम करना था, तो दिक्कतें आती थी। देखिए राजनीतिक तौर पे जब हम देखते हैं तो बोर्ड मीटिंग्स को करना, बोर्ड मीटिंग्स में मैं जानती थी किस तरह से हंगामे होते थे, बहुत हुए भी। एक महिला होने के नाते भी कई बार ऐसा सोचना कि एडमिनिस्ट्रेटिवली इतने स्ट्रॉन्ग नहीं कर पाएंगी, तो मोरल डाउन करना, बोर्ड मीटिंग्स में भी कुर्सी खींच लेना, प्रेजेंट की फाड़ देना, हंगामा कर देना, और सिर्फ इस वजह से कि कहीं मोरल डाउन होकर के, क्योंकि बीजेपी भी नहीं चाहती थी, क्योंकि कांग्रेस पहली बार मेयर बनकर के आए थे तो वो भी उस बात को हजम नहीं कर पा रहे थे। तो एक बहुत हंगामा जो रहता था और चुनौती भरा एक माहौल था। लेकिन मुझे लगता है कि ये वाकई में मेरे लिए एक अवसर था
क्योंकि जब आपके सामने चुनौतियां होती हैं तो आप ज्यादा तैयारी से जाते हो। जैसे मैंने बोर्ड मीटिंग्स में मुझे खुशी है इस बात की कि जनप्रतिनिधियों के लिए बोर्ड मीटिंग नगर निगम की होना एक लोकतंत्र के लिए बहुत अच्छी बात है कि जनप्रतिनिधि अपनी बात वहां पे रख सके। और मेरा कार्यकाल वो कार्यकाल है जिसमें सबसे ज्यादा बोर्ड मीटिंग्स हुई, मतलब विपक्षी माहौल होने के बाद भी बोर्ड मीटिंग्स हुई। यूं कहें कि हर 2 महीने में जो एक बोर्ड मीटिंग होनी चाहिए वो शायद सिर्फ और सिर्फ जयपुर में मेरा ही कार्यकाल था, इसमें इतनी रेगुलरली बोर्ड मीटिंग्स हुई। जनप्रतिनिधियों को पूरा मौका मिला कि वो, ठीक है हंगामा भी होता था, लेकिन मुझे लगता था कोई बात नहीं, हंगामे एक लिमिट तक हो सकता है, उसके बाद जनप्रतिनिधि को अपनी बात कहने का मौका मिलता है। और देखिए स्थानीय निकाय को एक स्थानीय सरकार का दर्जा देने की कवायद जो है वो राजीव गांधी जी ने की थी 74 अमेंडमेंट के माध्यम से। तो वहां पर भी अगर हमें सोचे कि केवल अधिकारियों केवल अपने हिसाब से करें और जनता की भावना उसमें शामिल नहीं हो तो फिर ऐसी सरकार का कोई औचित्य नहीं रहता। और देखिए सरकार, जनता की भावना तभी निकल करके आती है जब जनप्रतिनिधि अपनी बात को रखते हैं। तो मेरे को एक बहुत बड़ी खुशी भी है इस बात की, और मैं इस बात की कमी आज महसूस करती हूँ कि आज हम देख रहे हैं चाहे वो दो नगर निगम हो गए हैं, हम बोर्ड मीटिंग्स ही नहीं हो रही है, मतलब जनप्रतिनिधि अपनी बात ही नहीं कह पा रहे हैं। अपनी जनता, देखिए जनता उन्हें जिता करके भेजती है, उनकी एक जिम्मेदारी होती है कि वो कम से कम जनता के मुद्दों को एक सही प्लेटफॉर्म पे उठा तो पाए, लेकिन आज वो उठा ही नहीं पा रहे हैं। तो एक मुझे लगता है कि ये सही नहीं है, किसी भी लोकतांत्रिक प्रक्रिया के लिए एक सही बात नहीं है कि आप बोर्ड मीटिंग्स ही नहीं ऑर्गेनाइज करें, साल भर निकल जाए एक भी बोर्ड मीटिंग ना हो। तो मुझे लगता है कि ऐसा नहीं होना चाहिए। और मुझे काम करने की जो मैं यूं कहूँ कि ये एक बहुत अच्छा बेनिफिट मैं उस कार्यकाल में मानती हूँ कि अब चूंकि इनडायरेक्ट इलेक्शन है तो पार्षदों का एक अलग दबाव रहता है। डायरेक्ट इलेक्शन बहुत अच्छी प्रक्रिया है जहाँ जनता से सीधे जुड़ाव होता है और वहाँ आपकी जिम्मेदारी भी सीधे तौर पे होती है। तो मैंने जब काम किया तो मैंने इस चीज को भी ध्यान में रखा कि बिना किसी राजनीतिक भेदभाव के जयपुर का सब तरफ डेवलपमेंट हो सके। उसका एक बहुत बड़ा कारण ये भी था कि मुझे पूरे जयपुर ने अगर प्यार और आशीर्वाद दिया है डायरेक्ट इलेक्शन में, मुझे अगर कहीं से बीजेपी का पार्षद करके आया है तो वहां के लोगों ने मुझे भी वोट दिए हैं, मुझे भी सम्मान दिया है, मुझे भी आशीर्वाद दिया है। तो मेरी जिम्मेदारी बनती है कि मैं बिना भेदभाव के जयपुर के विकास के बारे में, बिना राजनीतिक दल के भेदभाव के उसको करूं। तो मुझे इस बात की भी बहुत खुशी है कि जो आज मैं महसूस करती हूँ, जैसे आपने कहा कि कैसे, तो आज देखते हैं हम कि रोज आए दिन इस तरह की बातें चलती हैं कि हम बीजेपी के हैं इसलिए हमारे काम नहीं हो रहे, हम कांग्रेस के हैं इसलिए हमारे काम नहीं हो रहे, आप अपने पसंदीदा पार्षदों के क्षेत्र में ज्यादा काम करवा रहे हैं। तो मुझे लगता है कि नहीं, ऐसा नहीं होना चाहिए। जब आप जीत करके एक जनप्रतिनिधि के रूप में जब काम करते हैं तो एक हमको शहर के विकास के बारे में, लोगों की राहत के बारे में सोचना चाहिए, जिस दिशा में मैंने सोचा। और मुझे संतुष्टि है इस मामले में कि मेरे पास अगर कोई भी व्यक्ति अगर अपनी शिकायत लेकर के अगर आए, मैंने सबसे पहला ये काम किया कि कंप्लेंट सेल को बहुत स्ट्रॉन्ग बनाऊं कि शिकायत अगर कोई व्यक्ति करे तो उसको उसका निराकरण जो है वो हो सके। राजनीति का पहला पायदान पार्षद का आया, पार्षद के बाद महापौर, महापौर के बाद आपने एमपी। तो अगर एज ए महिला जयपुर का हम अगर मान के चलें तो शायद आप पहले ऐसे व्यक्ति होंगे जो पार्षद से और एमपी का चुनाव लड़ पाएंगे। या इससे पहले भी कोई रहा जयपुर में तो शायद आप ही रही हैं। हाँ, मेरे ख्याल से जयपुर में तो ऐसा कोई एग्जाम्पल नहीं है। और जयपुर में तो मुझे इस बात की भी खुशी है कि एमपी इलेक्शन भी के लिए भी अगर हम देखते हैं तो शायद गायत्री देवी जी के बाद कभी किसी जयपुर में किसी महिला को नहीं रहा। लेकिन आप बेस से आए, रूट से आए, पार्षद होके, और फिर तो मुझे लगता है इन सब बातों का भी फर्क है। दूसरा मुझे लगता है कि चूंकि मेयर कार्यकाल में मैंने थोड़ा जैसे करप्शन के अगेंस्ट काम किया, मतलब मुझे कहीं भी अगर कुछ भी गलत होता हुआ अगर कभी दिखा तो मैंने उसके खिलाफ आवाज उठाई। मुझे लगता था कि आप बाहर रह करके आप सिर्फ विरोध कर सकते हो, प्रदर्शन कर सकते हो, लेकिन सिस्टम में रह करके आप चीजों को बदल सकते हो। लेकिन ये भी एक बहुत बड़ी सच्चाई है कि सिस्टम में रहते हुए सिस्टम को बदलना बहुत मुश्किल काम हो जाता है, क्योंकि अगर आप उसकी कमी को बोलते हो तो आपको उसी सिस्टम से काम भी करवाना है। बिल्कुल, उसकी कमी को अगर दूर करना है तो उसी सिस्टम को कम से काम भी करवाना है। लेकिन मुझे लगता है कि अगर कोशिश की जाए तो ये पॉसिबल है। और मैं कहूँगी मेरे लिए बहुत मतलब ये बात भी रही कि करप्शन के अगेंस्ट मैंने लड़ाई लड़ी और मेरे टाइम पर
अगर आईएएस रहे, चाहे आईपीएस रहे, चाहे आरपीएस रहे, चाहे बाबू रहे, चाहे पटवारी रहे, अगर वो अगर करप्शन करते हुए अगर मिले हैं तो उनको सजा भी मिली है। और शायद उससे पहले कभी किसी आईएएस के बारे में ऐसा नहीं कहा जाता था कि हाँ ये, बल्कि ऐसा कहता था कि ये तो बड़े लोग हैं, तो बच जाते हैं। लेकिन वहां से एक शुरुआत हुई। मैं यूं नहीं कहूंगी कि नगर निगम करप्शन फ्री हो गया, लेकिन लोगों में एक शुरुआत आती है, एक प्रयास करते हैं तो एक भावना आती है। ऐसे ही सफाई को लेकर के जब हम बात करें तो उसके पहले लोग बात ही नहीं करते थे, मतलब उस सफाई को लेकर के जैसा चल रहा उससे यूज्ड टू होते थे। लेकिन मेरे समय पे आप कह सकते हैं कि बहुत शिकायतें आई। हाँ, शिकायतें आई, लोगों को हमने अवेयर किया कि नहीं, आपके आसपास अगर कुछ गलत हो रहा है, सफाई नहीं हो रही है, तो आप अपनी बात कहिए, बोलिए। जैसे मैंने कहा ना, कंप्लेंट सेल को स्ट्रांग बनाया, मैंने ओपन नंबर दिए कि आपको कहीं भी कोई शिकायत मिलती है तो आप इस नंबर पे कंप्लेन करिए। नगर निगम में कंप्लेंट सेल को डेवलप किया कि आप इस पे शिकायत कर सकते हैं। मैं यूं नहीं करती तो हाँ, बहुत शिकायतें आती थी। हाँ, आती थी ना, लोग कम से कम अवेयर तो हुए, बोलने तो लगे कि हाँ हमारे आसपास गंदगी है, ये व्यवस्था खराब है, इसको ठीक करिए। क्योंकि जब तक आप बोलेंगे नहीं या जब तक उसको ठीक करना नहीं चाहेंगे, तब तक कोई चीज ठीक नहीं होगी। ये आपकी जो प्रखरता है, कोरोना काल में आपने सीधे जो है सोनिया गांधी को एक लेटर लिख दिया, तो ये क्या? नहीं, देखिए, सोनिया गांधी जी को सीधे लेटर ऐसा था, मैंने मेयर कार्यकाल में ही लिखा था। तब मैंने जो महसूस किया कि 74th अमेंडमेंट के माध्यम से राजीव गांधी जी ने शहरी सरकारों को, स्थानीय निकायों को शहरी सरकार देने का एक सपना जो है वो संजोया है जी। और वो चाहते थे कि शहरी सरकार, राज्य सरकार और केंद्र सरकार इस तरीके से काम करे, क्योंकि हर शहर की अपनी अलग जरूरत होती है, अपना अलग कल्चर होता है, अपना अलग तरीका होता है लोगों तक अपनी बात पहुंचाने का। तो शहरी सरकार अपने तरीके से उसको काम करे। लेकिन ये कोई राजस्थान की बात नहीं, पूरे देश में अगर हम देखते हैं तो शहरी सरकारों, स्थानीय निकायों को शहरी सरकार का दर्जा मिल नहीं पाया, दे नहीं रही है सरकारें, हम यूं कहें। तो मुझे लगता था कि ठीक है, मैं कांग्रेस पार्टी से हूँ, कांग्रेस पार्टी के पूर्व प्रधानमंत्री जी की ये भावना रही है और इसका मुझे लाभ भी मिला है कि मुझे महिला प्रतिनिधि होने के कारण मौका मिला है। तो अगर उसमें अगर कहीं कुछ और स्ट्रांगली और अच्छा हम कर सकते हैं, शहरी सरकारों को और अच्छा काम करने का दर्जा मिल सकता है, तो मुझे उसके लिए जरूर प्रयास करने चाहिए। 2023 में चुनाव आ रहे हैं अभी, और क्या ज्योति खंडेलवाल अपना दावा ठोक रही है किसी ना किसी? देखिए, मैंने आपको पहले भी कहा, एक सीट बची है, एक एमएलए का जयपुर में बचा हुआ है, आप एमपी तक जा चुके हैं, तो एमएलए का चुनाव लड़ने का मौका है? नहीं, देखिए, ये बात तो बिल्कुल ठीक है कि मैं पहले भी एमएलए का चुनाव लड़ना चाहती थी जी। ठीक है, पार्टी ने जो निर्णय किया वो हम सब उसको मानते हैं, लेकिन हाँ, मैं पहले भी एमएलए का चुनाव लड़ना चाहती थी। और जब आप राजनीतिक क्षेत्र में हो, और सबसे बड़ी बात है कि उसमें जब आप सीधे जनता से जुड़े हुए हो, क्योंकि मुझे देखिए पार्षद के रूप में वार्ड में, फिर मुझे डायरेक्ट इलेक्शन के रूप में जनता से सीधे जुड़ने का मौका मिला, जनता ने बहुत स्नेह और आशीर्वाद भी दिया। एमपी का जब चुनाव लड़ने का जब मुझे मौका दिया पार्टी ने 2019 में, तो भी मुझे एक सीधे मतलब जनता से जुड़ने का, कहते हैं ना भाई लोकतंत्र में तो जनता से जुड़ना और वोट लेना और वोट पाना, यही सबसे बड़ी चीज है। तो मुझे वो मौके मिले हैं और मुझे एमपी टाइम पे भी मैं जयपुर की जनता का आभार व्यक्त करूंगी कि विपरीत परिस्थितियां थी, देखिए उस समय माहौल भी हम बोल सकते हैं, लेकिन उसके बावजूद मुझे 5 लाख के लगभग वोट मिले हैं। तो इतना बड़ा स्नेह मुझे मिला है। तो जब है जनता का स्नेह है और मैं सीधे जयपुर से जुड़ाव और लगाव रखती हूँ, जयपुर की जनता से मुझे बहुत स्नेह है, जनता का मेरे पर बहुत स्नेह और आशीर्वाद है, तो निश्चित रूप से मैं चाहूंगी कि चुनाव लड़ूं। और एक हर राजनीतिक व्यक्ति की जो कि आगे इस तरह की यूं कहीं एक्टिव पॉलिटिक्स में होता है, उसकी एक मंशा होती है कि वो चुनाव लड़े। तो निश्चित रूप से मैं अपना 2023 में विधानसभा के चुनावों में पार्टी के सामने अपना पक्ष रखूंगी कि मुझे एमएलए कैंडिडेट के रूप में पार्टी जो है वो मौका दे, जिससे मैं जनता के बीच में फिर चुनाव के लिए जा सकूं और जयपुर के लिए मैं जो है काम कर सकते। एक आखिरी क्वेश्चन है, थोड़ा सा डिस्प्यूटेड है। कांग्रेस की जो इंटरनल परिस्थितियां चल रही हैं और साथ साथ अशोक गहलोत ने जो महंगाई राहत कैंप चलाए हुए हैं, इन दोनों पे अगर आप कुछ
बोलना चाहें? देखिए, मैं बहुत साफ बात कहना चाहूंगी कि अगर हम ये देखते हैं पिछले 5 साल का कांग्रेस का कार्यकाल, तो उसमें चाहे वो कोरोना का समय देखें, चाहे वो चिरंजीवी योजना हम देखें, चाहे ओपीएस देखें, चाहे हम अभी महंगाई राहत कैंप के माध्यम से देखते हैं, तो सीधे लोगों को राहत देने में कांग्रेस सरकार ने, कांग्रेस के नेताओं ने, कार्यकर्ताओं ने बहुत अच्छी भूमिका जनता के साथ कांटेक्ट में रह करके निभाई है। और जब ऐसी स्थिति है तो निश्चित रूप से हम जो पूरे विश्वास के साथ कह सकते हैं कि आगे आने वाले समय में कांग्रेस की सरकार जो है वो रिपीट होने जा रही है। जहां तक अंदरूनी पॉलिटिक्स या जिस तरफ आप इशारा करना चाह रहे हैं उसकी अगर हम बात करें, तो मुझे लगता है कि आलाकमान ने इस दिशा में अपनी जो है स्टार्ट कर दी है बातचीत कि ये चीज जो है वो खत्म, और हमें पूरा विश्वास है कि पार्टी की यूं कहीं कि पार्टी को वापस राजस्थान सरकार में रिपीट करने के लिए सभी लोग जो है वो एकजुटता से काम करेंगे। और दूसरी तरफ हम ये भी देखते हैं कि जहां तक थोड़ा बहुत अगर आप बोलते हैं कि तो विपक्षी पार्टी की भी अगर हम बात करें, बीजेपी की भी, तो बहुत अच्छी परिस्थितियां नहीं देखने में आती हैं। बल्कि यूं कहें कि जनता से तो बिल्कुल कनेक्शन ही नहीं, जीरो, विपक्ष कहाँ है दिखाई नहीं दिया, या उसके पास कभी कोई मुद्दा ही नहीं बन पाया कांग्रेस सरकार के अगेंस्ट कि वो कुछ ऐसा मुद्दा बना सके। इस वजह से वो बिल्कुल जनता से बिल्कुल डिस्कनेक्टेड रहा। और वहां पर अगर हम देखते हैं तो इतनी ज्यादा लड़ाई नेतृत्व को लेकर के इस समय दिखाई देती है। बहुत सारे नेता दिखाई देते हैं एक के बाद एक, और फिर कभी इसकी पोस्टर में फोटो नहीं लग रही और कभी उसकी नहीं लग रही, कभी वो मीटिंग में नहीं पहुंचा और कभी वो मीटिंग में नहीं पहुंचा। तो मुझे लग रहा है कि ये सब कुछ एक पार्टी के इंटरनल मैटर्स होते हैं जिसकी इंपॉर्टेंट भूमिका होती है, लेकिन जो पार्टी समय पर इन चीजों को एक साथ ले आती है और सीधे जनता से, लेकिन सबसे बड़ी तो जनता जनार्दन है और जनता का ही, पब्लिक का प्यार मिलना ही बहुत जरूरी है। तो उसमें मैं निश्चित रूप से कह सकती हूँ कि हम बहुत आगे हैं और इसीलिए हम बहुत दावे के साथ कह सकते हैं कि आगे आने वाले समय में कांग्रेस की सरकार जो है राजस्थान में रहेगी। एक क्वेश्चन आप ही की शब्दों से लेना चाहूंगा, और ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर कांग्रेस सरकार सरकारी कर्मचारियों को ये समझा सके कि ओपीएस जो है वो उनके लिए बहुत ज्यादा लाभदायक रहा है। जब हमारी परिस्थितियां बहुत खराब थी तो हमने ओपीएस लागू किया हुआ था और आज हम 3 ट्रिलियन की अर्थव्यवस्था बन गए हैं और ओपीएस को हम हटाना चाह रहे हैं। आज भी बहुत से बुजुर्ग हैं, बहुत से ऐसे लोग हैं जो अपनी पेंशन पे डिपेंडेंट है। कहीं ना कहीं ये कहा जाता है कि आपको सरकारी और प्राइवेट कर्मियों को बराबरी दर्जा पे देंगे, इसलिए हम एनपीएस लागू करेंगे, ओपीएस लागू नहीं करना चाहते। तो ये क्या कांग्रेस सरकारी कर्मचारियों के दिमाग में डाल पाएगी कि अगर हम आते हैं तो ओपीएस लागू रहेगी? देखिए, मैं ये कहना चाहूंगी कि सरकारी कर्मचारियों के दिमाग में तो शायद ये बात ऑलरेडी है जी, क्योंकि सही बोल रहे थे आप कि बहुत सारे बुजुर्ग हैं जो अपनी पेंशन पे डिपेंडेंट हैं और उसका बहुत बड़ा लाभ उनको जो है वो मिलता है। और ये चीजें, देखिए, कुछ चीजें क्या होता है आपको बोल करके बताने की जरूरत नहीं होती। जब आप अपने आसपास देखते हो ना तो आपको दिखाई देती है। आपको दिखाई देता है कि जब सरकारी कर्मचारी पहले रिटायर होता था या वो चला गया था तो उसकी वाइफ अगर रह जाती थी तो उसको कितनी एक सोशल सिक्योरिटी थी कि उसके पास, और एक कह सकते कि एक वजह भी थी कि बच्चे भी उनके साथ रहते थे और जो स्टैंडर्ड उसने जिंदगी भर जिया उसको मेंटेन वो आराम से कर पाता था। और ये बहुत मुश्किल होता है कि आप जिस लाइफस्टाइल में, जिस स्टैंडर्ड के साथ जी रहे हो, उससे जब आपको नीचे आना पड़ता है तो बहुत मुश्किल होता है ये चीज, लेकिन आप उसको मेंटेन कर पाते हो। तो ये चीजें आप अपने आसपास ही देखते हो, अपने आसपास ही महसूस करते हो, अपने आसपास ही उस चीजों का आप लाभ और हानि देख रहे हो। मतलब आपको बताना नहीं पड़ रहा, आपको सिखाना नहीं पड़ रहा, आप खुद उस चीज को देख रहे हो। तो मुझे लगता है कि ये चीज ऑलरेडी दिमाग में है कर्मचारियों के। तो निश्चित रूप से इसका जो लाभ है, और हम सब जानते हैं कि उसका लाभ ही बहुत ज्यादा है, हानि के नाम पर कुछ भी नहीं है, तो वो तो मुझे लगता है कि ऑलरेडी दिमाग में इसका लाभ भी हमको निश्चित रूप से। हम 2014-13 के आसपास 350 रुपए का सिलेंडर लिया करते थे और अब वापस वही 500 रुपए का सिलेंडर लगभग हो गया है इस 9 साल के कार्यकाल के बाद। तो ये भी अचीवमेंट है बहुत बड़ा। मैं आपको सही मायनों में बताऊं कि उज्ज्वला योजना के माध्यम से केंद्र सरकार ने लोगों के घरों तक सिलेंडर पहुंचाया एक बार,
लेकिन जब वो सिलेंडर खाली हो गया, उसकी रेट बढ़ गई, पहुंच गई 1100 रुपए, 1200 रुपए, तो वो गरीब आदमी उस सिलेंडर को नहीं भरवा सकता था। और चूंकि वो अपने पुराने ढर्रे पर पहले भी काम करता रहा, तो वो तुरंत ही उस पुराने ढर्रे पर फिर से चला गया और वो सिलेंडर वहां पे खड़ा हुआ उसको मुंह चिढ़ाता था। वो महंगाई, और ना सिर्फ इस तरीके से महंगाई की, अगर हम बात करते हैं ओवरऑल, जब ओवरऑल हम ग्लोबली देखते हैं कि पेट्रोल डीजल की दरें कम हो रही हैं, तो हमारे देश में डीजल की दरें बढ़ रही हैं। सिलेंडर की दरें आप लगातार बेवजह कभी भी 50 रुपए, 100 रुपए कभी बढ़, क्योंकि हम पहले 10-10, 20-20 रुपए भी अगर सिलेंडर की दर बढ़ती थी तो वो भी अब इतना अफेक्ट करती थी कि अब 50-100 रुपए तो सीधे तौर पे किस तरीके से अफेक्ट करता होगा एक आम आदमी के परिवार को, ये हम सब सोच सकते हैं। तो एक जब उसे लगता था कि मैं सिलेंडर भरवाने की जगह अपने बच्चे को दूध पिला दूं शायद ज्यादा अच्छा है, मैं तो जैसे भी काम कर, एक माँ की तो हमेशा ये रहती है कि मैं अपने बच्चे को जो बेटर दे सकती हूँ दूं, मैं तो जैसे भी हूँ वैसे काम चला लूंगी। तो जब वो सिलेंडर वहां पड़ा चढ़ाता है और लगता है, और आज जब उसको लगता है कि नहीं अरे सिलेंडर 500 रुपए का मुझे भी राहत मिल सकती है, वो माँ सोचती है कि मुझे भी फायदा हो सकता है, मैं भी गैस पर इस काम को बहुत आसानी से कर सकती हूँ। तो एक निश्चित रूप से राहत जो है वो महसूस की जाती है, और जब राहत दिल से महसूस की जाती है तो निश्चित रूप से दिल से दुआ भी निकलती है, और लोकतंत्र में दुआ जो है वो वोट के रूप में तब्दील भी होनी चाहिए, ऐसा ही हम मानते हैं। और मुझे लगता है कि इस बार लोगों में इस बात को लेकर के माहौल भी है। जयपुर क्या एक महिला विधायक देखेगा, और अगर आप विधायक बनते हैं तो आपका जयपुर के लोगों के लिए क्या कार्य रहेगा? मैं तो बिल्कुल मानती हूँ कि जैसे अवसर मिल रहे हैं और आगे आने वाले समय में निश्चित रूप से पार्टी मुझे मौका देगी और जयपुर को एक महिला विधायक जो है वो इस क्षेत्र से मिलेगी। और जहाँ तक जयपुर के काम को लेकर के मेरा पहले भी कॉन्सेप्ट बिल्कुल क्लियर था कि जयपुर जो है वो अपनी विरासत के लिए पूरे विश्व में जाना जाता है। आज उसकी पहचान अपनी विरासत से है, तो उस विरासत को हम संजो करके रख पाए, उसको जो नुकसान जो हम आए दिन देखते हैं अतिक्रमण वगैरह के माध्यम से वो ना हो, और उस विरासत को हम बचा पाए। जैसे आज हम यूनेस्को में अगर वर्ल्ड हेरिटेज सिटी के रूप में है, उसके रूप में है, तो उस पहचान को हम कायम रख पाए, लेकिन साथ ही साथ हम आधुनिकता का भी इसमें समावेश कर पाए। क्योंकि आज अगर हम देखते हैं कि ट्रैफिक अगर एक बहुत बड़ी समस्या जो है वो जयपुर शहर की बनता जा रहा है, तो उस समस्या के लिए हम नई टेक्नोलॉजी अपना करके, नए कॉन्सेप्ट अपना करके किस तरीके से उस समस्या से लोगों को निजात दिला सकते हैं कि वो, या एक बहुत अच्छा पब्लिक ट्रांसपोर्ट सिस्टम डेवलप करके हम कैसे लोगों को इससे निजात दिला सकते हैं कि वो विरासत भी बची रहे और आधुनिकता का भी उसमें पूरा समावेश हो सके। वो दिशा में मेरा पहले भी प्रयास रहा है, और मुझे खुशी भी कि उस समय पे ये जो जयपुर का फसाड वर्क है, जयपुर का जो 200 सालों से कभी सीवर का चौड़ा रास्ता में कभी काम ही नहीं हुआ था, नाले सफाई का, वो काम हुआ। हमने एक सीवर का प्रोजेक्ट 400 करोड़ का उस समय पर लेकर के आए, जो कि जयपुर की पुरानी उसको करता था, तो उस दिशा में तब भी काम किया था, लेकिन उस दिशा में आज भी काम करने की और जरूरत है। तो हम एक विरासत के साथ आधुनिकता का समावेश करते हुए जयपुर की जो विश्व में जो एक खूबसूरत गुलाबी शहर के रूप में पहचान है, उस पहचान को हम और ज्यादा लोगों के बीच में फैला पाए, और ज्यादा लोग उसको महसूस कर पाए, इस दिशा में मेरा निश्चित रूप से पहला प्रयास है। आज ज्योति खंडेलवाल जी ने बहुत ही खुले तौर पे और बड़ी निर्भीकता से हर चीजों पे बात करी। हम देखेंगे कि आने वाले समय में जयपुर अपना एक महिला विधायक देखेगा, और अगली बार हम लोग उनके कार्य पे, उनके आगे वाली पॉलिसीज पे और आगे वाले घटनाक्रम पे बात करेंगे। आज के लिए धन्यवाद।